देन कम्स सिम्टम्स ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़। अब अगर बॉडी में इंसुलिन बॉडी इफ़ेक्टिवली यूज़ नहीं करेगी तो बॉडी के सेल्स जो हैं स्टार्व हो जाएंगे एनर्जी के लिए। तो फिर बॉडी अल्टरनेटिव मीन्स यूज़ करती है एनर्जी सेल्स में यूज़ करने के लिए। तो वो जो अल्टरनेटिव मीन्स हैं या वो जो पूरा एक चेन रिएक्शन है, तो उसकी वजह से जो सिम्टम्स होते हैं, दीज आर एक्सेसिव थर्स्ट एंड ड्राई माउथ, बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, मुंह हर वक्त सूखा रहता है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, लैक ऑफ एनर्जी एंड टायर्डनेस बिकॉज बॉडी सेल्स जो हैं ग्लूकोज यूज़ नहीं कर पाते हैं, स्लो वुंड हीलिंग, स्किन की इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा होती हैं और बार बार होती हैं, ब्लर्ड विजन, टिंगलिंग और नमनेस इन हैंड्स एंड फीट, क्योंकि हाथों और पैरों में इस तरह फीलिंग आती है जैसे जब हाथ और पाँव सो जाते हैं तो फीलिंग आती है, इस तरह की फीलिंग आती है। अब ये सिम्टम्स जो हैं माइल्ड भी हो सकते हैं या एब्सेंट भी हो सकते हैं, और कुछ कभी बार ऐसा होता है कि इंडिविजुअल एसिम्टोमेटिक होते हैं। एसिम्टोमेटिक का मतलब है उसमें सिम्टम्स नहीं होते, जिसकी वजह से इंडिविजुअल को पता नहीं चलता कि उसको टाइप 2 डायबिटीज़ है, और काफ़ी टाइम बाद टाइप 2 डायबिटीज़ डायग्नोज होती है जब सिम्टम्स वर्स हो जाते हैं। So that can happen too. Diagnosis of type 2 diabetes. तो डायबिटीज़ को डायग्नोज करने के 3 तरीके हैं। फर्स्ट इज़ हीमोग्लोबिन AIC टेस्ट, सेकेंड इज़ फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज टेस्ट, एंड थर्ड इज़ ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। जो हीमोग्लोबिन AIC टेस्ट है उसमें होता क्या है कि पिछले 2-3 महीनों का ब्लड ग्लूकोज लेवल की एवरेज ले ली जाती है कि पिछले 2-3 महीनों में इंडिविजुअल के अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल हमेशा नॉर्मली कितना रहता था। तो उससे जो है हमें पता चल जाता है कि इंडिविजुअल को अगर तो इरेगुलर ब्लड ग्लूकोज लेवल्स रहे हैं हमेशा के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए, मतलब 2 से 3 महीने, तो उस इंडिविजुअल को डायबिटीज़ है। इस टेस्ट को हम ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट भी कहते हैं। सेकेंड इज फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज टेस्ट। अब नेम जो है फास्टिंग प्लाज्मा है, तो इट मीन्स कि इंडिविजुअल का, पेशेंट का प्लाज्मा लिया जाता है और प्लाज्मा चेक करके बताया जाता है कि टाइप 2 डायबिटीज़ है कि नहीं है। और दूसरा जो है कंडीशन वो ये होती है कि पेशेंट को 8 घंटों का फास्ट करना होता है टेस्ट से पहले। तो 8 घंटों का फास्ट का मतलब ये है कि 8 घंटे बगैर कुछ खाए पिए टेस्ट देना होता है। और इसमें नॉर्मली ऐसे होता है कि बेहतर ये होता है कि आप रात के टाइम सो जाएं और सुबह के टाइम जो है फिर आप सुबह जब उठते हैं, यू गेट रेडी गो टू वर्क, तो पहले आप जो है जाके टेस्ट करवा लें। तो इस तरीके से आपकी बॉडी फास्टिंग स्टेट में होती है, बगैर नाश्ता किए आपने टेस्ट करवाना होता है और तब आपका प्लाज्मा लिया जाता है चेक करने के लिए। And the third is oral glucose tolerance test. Oral glucose tolerance test, the name suggests orally पेशेंट को ग्लूकोज की एक डोज दी जाती है, पानी में ग्लूकोज मिला दिया जाता है या कोई भी एक स्पेसिफिक सब्सटेंस होता है। वो ग्लूकोज डोज जो होती है वो मेजर्ड ग्लूकोज होती है, पता होता है कि कितनी है, वो पेशेंट को दी जाती है। और 3 टाइम पे पेशेंट का टेस्ट लिया जाता है, ब्लड लिया जाता है। एक ग्लूकोज डोज लेने से पहले टेस्ट लिया जाता है, फिर ग्लूकोज डोज लेने के 1 घंटे बाद टेस्ट लिया जाता है और उसके बाद 2 घंटे बाद टेस्ट लिया जाता है। और उस तरीके से हमें पता चल जाता है कि जी ग्लूकोज बॉडी में आने से पहले कितनी बॉडी में एवरेज ग्लूकोज थी, आने के बाद कितनी हुई और 2 घंटों बाद कितना कर्व हुआ। 2 घंटों बाद अगर 2 घंटों के बाद भी ब्लड में ग्लूकोज लेवल हाई रहता है तो इसका मतलब ये है कि उस इंडिविजुअल को टाइप 2 डायबिटीज़ है। तो ये 3 तरह के टेस्ट हैं, हीमोग्लोबिन AIC टेस्ट, फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज टेस्ट एंड ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। इन 3 तरीकों से, इन 3 टाइप के टेस्ट के ज़रिए से हम डायबिटीज़ डायग्नोज कर सकते हैं इंडिविजुअल में। देन कम्स मैनेजमेंट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़। मैनेजमेंट में आपकी डाइट आ जाएगी, आपकी लाइफस्टाइल आ जाएगा, आपकी मेडिकेशंस आ जाएंगी, आपकी प्रिवेंशन आ जाएगी। सो लेट्स सी इट।
अब मैनेजमेंट है डायबिटीज़ की, हमने वर्ड ट्रीटमेंट यूज़ नहीं किया क्योंकि हम डायबिटीज़ को कभी ट्रीट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि हम स्पेसिफिक ट्रीटमेंट या कंडीशंस या हम स्पेसिफिक ड्रग्स लेंगे तो इंडिविजुअल में डायबिटीज़ ख़त्म हो जाएगी। डायबिटीज़ इज़ ए क्रॉनिक कंडीशन, द इंडिविजुअल हैज़ टू लिव विद इट। तो उसमें क्या होता है फिर कि अगर आपको डायबिटीज़ हो जाए तो फिर आपका लाइफस्टाइल चेंज किया जाता है, और उसमें जो है डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा ना हो, या डायबिटीज़ अगर कोई इंडिविजुअल है जिसके रिस्क फैक्टर्स इस तरह के हैं जैसे जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, आपको पता है कि उसको डायबिटीज़ ज़रूर होगी, या जो इंडिविजुअल्स जिनको ग्लूकोज इंटॉलरेंस है, तो फिर ऐसे इंडिविजुअल्स में पहले से मैनेज किया जाता है, पहले से लाइफस्टाइल हेल्दी रखा जाता है ताकि डायबिटीज़ डिले हो जाए। तो उसका तरीका ये है कि एक तो आपकी हेल्दी डाइट होनी चाहिए, दूसरा रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए, स्मोकिंग सेसेशन होनी चाहिए, स्मोकिंग नहीं होनी चाहिए, और हेल्दी बॉडी वेट मेंटेन करना ज़रूरी है। हेल्दी बॉडी वेट मेंटेन करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो इंडिविजुअल्स जो ओवरवेट होते हैं, जो ओबीज होते हैं, उनमें ऐसा होता है कि ज़्यादा एडिपोज टिश्यू सेल्स होने की वजह से बॉडी की रेजिस्टेंस हो जाती है, बॉडी प्रॉपरली इंसुलिन को रिएक्ट नहीं कर सकती, और फिर ऐसे इंडिविजुअल्स में अगर ओबेसिटी कम हो जाए, ओवरवेट कम हो जाए, नॉर्मल हेल्दी वेट की तरफ वो आ जाए, तो ऐसे इंडिविजुअल्स में काफ़ी हद तक इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाती है। तो एज के साथ साथ ऐसा होता है कि हेल्दी लाइफस्टाइल से बाकी नहीं रहता, फिर आपको ओरल मेडिकेशंस लेनी पड़ती हैं, ड्रग्स लेने पड़ते हैं, या पेनक्रियाज की एबिलिटी एग्जॉस्ट हो जाती है इंसुलिन प्रोड्यूस करने की, तो आपको इंसुलिन इंजेक्शंस प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। जो मेडिकेशंस हैं वो दो टाइप की हैं, एक है मेटाफॉर्मिन और दूसरा सल्फोनाइल यूरेज। तो जो मेटाफॉर्मिन है वो इस तरह की ड्रग है जिससे बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होती है, बॉडी प्रॉपरली इंसुलिन को रिस्पॉन्ड कर लेती है, और जो सल्फोनाइल यूरेज है उसमें बॉडी को स्टिमुलेट, पेनक्रियाज को स्टिमुलेट किया जाता है ताकि इन पेनक्रियाज इंसुलिन ज़्यादा प्रोड्यूस करें। तो मेटाफॉर्मिन में इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होती है और सल्फोनाइल यूरेज के ज़रिए से इंसुलिन प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। नेक्स्ट इज डाइट। अब हम जो है, अब हम जो लोग, जो इंडिविजुअल्स जिनमें जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, जो एथनिसिटी या एज बढ़ रही है, उन इंडिविजुअल्स में हम डायबिटीज़ को प्रिवेंट नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन हम जो है हम ये कर सकते हैं कि हम उसको डिले कर सकते हैं, और अगर आपका प्रॉपर हेल्दी लाइफस्टाइल हो तो उससे आप अपनी डायबिटीज़ 15 साल डिले कर सकते हैं, एंड 15 साल इज़ सोइंग अ लॉट। तो इतना ज़्यादा कोरिलेशन है डाइट का विथ ओबेसिटी एंड वेट का विथ ओबेसिटी। तो इसमें डाइट में सबसे पहली चीज़ तो ये आ जाती है कि डाइट में शुगर और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स कम होने चाहिए, और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड्स ज़्यादा होने चाहिए। तो जो शुगर और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनकी एग्जांपल है जैसे कार्बोनेटेड बेवरेजेस, डिज़र्ट्स, कैंडीज़, और उसके अलावा जितनी भी चीज़ें वाइट आटे से बनी होती हैं वो सब आपकी ये एग्जांपल्स हैं। और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स की एग्जांपल हैं होल ग्रेन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर जैसे कि वेजिटेबल्स और होल ग्रेन प्रोडक्ट्स। फिर इसके अलावा लीन मीट, पोल्ट्री एंड फिश। लीन मीट इसलिए कि वो मीट जिसके अंदर फैट ना हो, फैटी पार्ट्स ना हो। उसके अलावा हेल्दी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, जैसे कि अब हमें हेल्दी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की जो हेल्दी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो हैं हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ से भी प्रिवेंट करते हैं और डायबिटीज़ से भी। तो इसमें आ जाती है आपकी फिश, फैटी फिश, मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स। देन कम्स डेयरी प्रोडक्ट्स। डेयरी प्रोडक्ट्स लें लेकिन उसमें फैट कम होना चाहिए, और खाने के पोर्शन साइजेस कम होने चाहिए, और कोशिश ये करनी चाहिए कि खाना जो है उसकी प्रॉपर टाइमिंग, और वो प्रॉपर टाइमिंग हमेशा फॉलो की जाए।
देन कम्स फूड्स एंड बेवरेजेस टू अवॉइड। फूड्स एंड बेवरेजेस जिनको अवॉइड करना चाहिए वो सारे फूड्स हैं जिनमें सैचुरेटेड फैट्स और ट्रांस फैट्स होते हैं। उसके अलावा जितने भी हमारे ऑर्गन मीट्स होते हैं, जैसे बीफ में लिवर है, किडनी है, वो हमें अवॉइड करने चाहिए। प्रोसेस्ड मीट्स जो बाज़ार के बने हुए मीट्स होते हैं, जो प्रोसेस हुए हुए होते हैं, जैसे आपकी बोलोगनीज हैं, सलामी है, हैम है, इस तरह के। देन कम्स शेलफिश, मार्जनिंग एंड शॉर्टनिंग्स। बेक्ड गुड्स जैसे कि वाइट ब्रेड है, बीगल्स हैं। प्रोसेस्ड स्नैक्स जितने भी आपके चिप्स हैं, बिस्किट्स हैं। शुगरी ड्रिंक्स जैसे कि फ्रूट जूसेस। हाई फैट डेयरी प्रोडक्ट्स और आपके पास्ता और वाइट राइस। तो इस तरह की हमें रिफाइंड शुगर्स, ट्रांस और सैचुरेटेड फैट्स वाले फूड्स हमें कम खाने चाहिए। प्रोसेस्ड फूड्स हमें कम खाने चाहिए। और फूड्स, उनकी जगह जो हम फूड सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, जो हम खा सकते हैं, जो हमारे लिए हेल्दी हैं, वो हैं जैसे कि होल फ्रूट्स, नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स, लेग्यूम्स जैसे कि दालें, बीन्स आपकी, होल ग्रेन्स जैसे कि आपके ओट्स, बार्ले, वीट। फैटी फिश जिसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, जैसे कि ट्यूना, सार्डिन्स, सैल्मन, मैक्रेल, हेलिबट एंड कॉड। फ्लैक्स सीड्स जिसको हम उर्दू में अलसी कहते हैं। हेल्दी मोनो अनसेचुरेटेड एंड पॉली अनसेचुरेटेड फैट्स जिनकी एग्जांपल हैं वेजिटेबल ऑयल, ऑलिव ऑयल, कनोला ऑयल, पीनट ऑयल। नट्स जैसे कि एलमंड्स हैं, वॉलनट्स हैं और एवोकेडोज। ये हम इसको नॉर्मली डैश डाइट भी कहा जाता है। डैश डाइट जो होती है, विल लर्न अबाउट इट इन डिटेल इन द फ्यूचर। लेकिन डैश डाइट जो होती है वो ज़्यादातर वो डाइट होती है जिसमें ऑलिव ऑयल होता है और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ज़्यादा यूज़ होते हैं और फिर होल ग्रेन यूज़ होते हैं। लेकिन बाकी प्रोसेस्ड फूड्स कम होते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स उनमें कम होती हैं। या कार्बोहाइड्रेटी फूड जो है आपका थोड़ा कम होता है। देन कम्स एक्सरसाइज। एक्सरसाइज जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि जब आपके मसल्स वर्क करते हैं, एक्टिव होते हैं, तो उनके अंदर इंसुलिन को रिस्पॉन्ड करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमारे ब्लड शुगर लेवल्स एवरेज रहते हैं, कंट्रोल रहते हैं, मॉडरेट रहते हैं। तो और दूसरी बात ये कि टाइप 2 डायबिटीज़ एसोसिएटेड है सेडेंट्री लाइफस्टाइल एंड इनएक्टिविटी से। अगर आप हेल्दी हो, एक्टिव हो, तो आप में टाइप 2 डायबिटीज़ का इंसिडेंस वैसे ही कम हो जाता है। तो इसको प्रिवेंट या मैनेज करने के लिए ज़रूरी है कि आप 30 मिनट्स की एरोबिक एक्सरसाइज रोज़ाना करें। एरोबिक एक्सरसाइज वो होती है जिससे आपका सांस फूलता है, आपकी वर्क करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, आपको पसीना आता है, आपकी लंग्स जो हैं ज़्यादा एक्टिव होती हैं। और इन जैसे कि साइकिलिंग, रनिंग, जॉगिंग, ये एग्जांपल्स हैं इसकी। उसके अलावा एक और तरीका ये है कि हम थ्रू आउट द डे मूवमेंट ऐड करें अपनी बॉडी में। जैसे कि काउच पोटैटो नहीं रहें। हम नॉर्मली अगर हम एस्केलेटर्स या लिफ्ट्स यूज़ करते हैं, एलिवेटर्स यूज़ करते हैं, तो उसकी बजाय हमें सीढ़ियाँ चढ़नी चाहिए। और उसके अलावा घर में जो है, घर अपना काम जो है आप खुद करें, सफाई खुद करें, बर्तन धोएं, कपड़े धोएं, ठीक है, खाना पकाएं। तो इस तरह के काम करने से आप ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। देन कम्स वेट मैनेजमेंट। वेट मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन अगेन ओवरवेट या ओबीज इंडिविजुअल के लिए इनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने के लिए वेट मैनेज करना ज़रूरी है, और वो आपका हेल्दी डाइट, बैलेंस डाइट और एक्सरसाइज से होता है। नाउ कम्स कॉम्प्लिकेशंस एसोसिएटेड विद टाइप 2 डायबिटीज़। अब टाइप 2 डायबिटीज़ जो है उसमें ब्लड ग्लूकोज लेवल हमेशा हाई रहने की वजह से बॉडी की सारी ऑर्गन्स डिस्ट्रॉय होती हैं, इफेक्ट होती हैं। तो वो जो इफेक्ट हैं उनकी वजह से जो डैमेज है उनकी वजह से काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस अराइज होती हैं, जैसे कि स्किन प्रॉब्लम्स। उनमें स्किन में हमेशा बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शंस पड़ जाती हैं और बार बार होती हैं। न्यूरोपैथी को कहते हैं नर्व डैमेज, या फिर हम आसान लफ्ज़ों में हाथों और पैरों में से सेंसेशन कम हो जाती है।
एक्चुअली हमारी जो है इसमें नॉर्मली ये होता है कि नर्व के ऊपर डैमेज पड़ता है, तो होता क्या है कि नर्व्स आर एसोसिएटेड विद द सेंसेस, 5 सेंसेस ऑफ द बॉडी, तो हमारी सेंसेशन कम हो जाती है और हमारी जितनी भी 5 सेंसेस हैं रिलेटेड टू नर्व्स उनकी जो है कैपेसिटी, वर्किंग कैपेसिटी कम हो जाती है। इसके अलावा डाइजेस्टिव इश्यूज हो जाते हैं जैसे कि वॉमिटिंग, डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन। दीज इश्यूज आर ड्यू टू नर्व डैमेज। देन कम्स पुअर सर्कुलेशन टू फीट। सही तरह से पाँव में ब्लड सर्कुलेशन नहीं होती जिसकी वजह से फीट हील नहीं हो पाती, और अगर फीट में कोई कट या इन्फेक्शन हो जाए तो वो गैंग्रीन कॉज करता है और गैंग्रीन की वजह से टांग या पाँव कटवाना पड़ता है। हेयरिंग इम्पेयरमेंट हो जाती है और रेटिनोपैथी हो जाती है। रेटिनोपैथी को हम रेटिनल डैमेज या आई डैमेज कहते हैं। इसमें विजन कम हो जाती है, विजन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। ग्लूकोमा या कैटरैक्ट्स जिसको हम मोतिया कहते हैं वो हो सकता है। देन कम्स कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस। डायबिटीज़ की वजह से कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस का इंसिडेंस बढ़ जाता है और उन डिजीजेस में आते हैं हाई ब्लड प्रेशर, नैरोइंग ऑफ आर्टरीज जिसको हम एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, एंजाइना, हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक। Now then comes there are two conditions related to diabetes. वो दोनों conditions जो हैं हाइपोग्लाइसीमिया है और हाइपरग्लाइसीमिया है। हाइपो का हमेशा मतलब होता है कम, हाइपर का हमेशा मतलब होता है ज़्यादा। तो हाइपोग्लाइसीमिया मतलब कम ग्लूकोज होना, ग्लाइसीमिया ग्लूकोज का इफेक्ट कम होना। तो हाइपोग्लाइसीमिया में क्या होता है, ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा लो हो जाती है और लो होने की वजह से इंस्टेंट शेकीनेस, डिजीनेस और इवन कोमा में भी इंडिविजुअल चला जाता है। तो जैसे ही हाइपोग्लाइसीमिया हो, ब्लड ग्लूकोज लेवल जैसे ही कम हो, उसमें आपको फॉरन क्विक फिक्स देना होता है और फूड आप इस तरह का देते हैं जो शुगर में हाई होता है, जैसे 1 टेबलस्पून ऑफ हनी, फ्रूट जूस, सॉफ्ट ड्रिंक, हार्ड कैंडी या चॉकलेट, इस तरह की चीज़ें खाते हैं जिससे फॉरन ब्लड में शुगर आए। और जो हाइपरग्लाइसीमिया होता है वो उलट होता है, इसमें ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है जिसकी वजह से फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होती है और थर्स्ट होता है। तो हाइपरग्लाइसीमिया अगर हो तो उसको कम करने के लिए हम एक्सरसाइज बहुत अच्छा टूल है। तो इस तरीके से हम इन कंडीशंस को मैनेज कर सकते हैं। देन कम्स कॉम्प्लिकेशंस ड्यूरिंग एंड आफ्टर प्रेगनेंसी। अगर आप डायबिटिक हैं, अगर मदर डायबिटिक है और प्रेग्नेंट है तो उसमें कंडीशन को मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें अगर मैनेज ना करें तो प्रेगनेंसी और लेबर या डिलीवरी के टाइम पर कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। बेबी की जो ऑर्गन्स डेवलप हो रही होती हैं वो हार्म होती हैं, ऑर्गन्स प्रॉपरली डेवलप नहीं होती बेबी की। इसके अलावा हाइपरग्लाइसीमिया होने की वजह से ब्लड शुगर लेवल हमेशा हाई साइड पे रहने की वजह से बेबी का वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से देन अगेन डिलीवरी के टाइम पर प्रॉब्लम्स होती हैं एंड लीडिंग टू द सिजेरियन सेक्शन। इसके अलावा बच्चे के अंदर अगर माँ प्रेग्नेंट हो, डायबिटिक मदर हो, तो बच्चे के अंदर डायबिटीज़ का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। So these are the complications related to diabetes. So this is it for today. If you have any queries, you can ask me. Allah Hafiz.